आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने पहले कुछ भागों में देखे हैं और लगभग आज दूसरा भाग बनने जा रहा है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि गांधी जी अनशन करके बैठे हैं, उपोषण के लिए बैठे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। और वहाँ जो हिंसात्मक है दो धर्मों में, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में जब वह हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है, वह उसमें शांतता स्थापित करने के लिए या भाईचारा निर्माण करने के लिए उन्होंने, गांधी जी ने जो अनशन किया है, और यहाँ तक हमने देखा था। और इसके आगे का भाग आप भी देखेंगे। अधिकांश हिंदू गांधी जी के व्यवहार से क्रोध में उबल पड़े थे। यानी उन्होंने जो अनशन किया था, इसमें जो हिंदू लोग हैं वह मुसलमानों को सहारा दे रहे या मुसलमानों को वह ये कर रहे, इसलिए उन्होंने जो हिंदू लोग हैं वह उस पर क्रोध उठा रहे थे। 13 जनवरी प्रातः ही अग्रवाला साहब के यहाँ टेलीफोन आने लगे थे। दिन के पहले पहर की बहुत से लोग आए। ड्राइंग रूम में उत्तेजना में बहस से होती रही। यानी 13 जनवरी के प्रातः यानी सुबह के समय में बहुत से फ़ोन आए, और इतने ही नहीं, बहुत से लोग आने जाने लगे। और ड्राइंग रूम थी वहाँ पर उठना बैठना लोगों का आने वाले था। अभ्यगंतों के लिए बार बार चाय बनी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के समय एएम में अतिथियों के लिए बहुत सा प्रबंध करना पड़ा था। यानी जो परिचित अपरिचित लोग बहुत से आ रहे थे, जो भी आ रहा है उसके लिए चाय बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, अधिवेशन भी है तो बहुत से लोग आते जा रहे हैं अग्रवाला साहब के यहाँ। नवंबर में कांग्रेसी अतिथियों की अभ्यंतरता और चाय पार्टी के प्रबंध के प्रसंग में अग्रवाला साहब ने तारा का कई बार सामना हो जाता था। यानी जो भी वहाँ अतिथि आते थे बंगले पर, हवेली पर, तो उसके हाथ बटाने के लिए या मदद करने के लिए तारा को भी काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती थी। बातचीत भी हो जाती थी। तब से वे उसे देखते तो हालचाल पूछने लगते थे। यानी वहाँ उसको, तारा को देखते तो वहाँ हालचाल पूछने लगते थे। जो अग्रवाला साहब आश्वासन देते थे, परेशानी में मत रहना, कोई ज़रूरत हो तो मिसेज अग्रवाला या हमसे कह देना। यानी वह कहते थे तारा से कि कोई परेशानी है तो मुझे कहना या मिसेज अग्रवाला को कहना। और कभी बच्चों के विषय में बात करने लगते। तारा ने भाप लिया था, ऐसे समय मालकिन तुरंत बीच में आ जाती थी। यानी वह जो अग्रवाला साहब है वह कुछ बोलते थे या कोई परेशानी के बारे में पूछते थे, तो बीच में जो उनकी मालकिन थी वह बीच में आ जाती थी। हम इसका इतना ख्याल रखती है, कोई नौकरों का ऐसे ख्याल रख सकता है, उसे ज़रूरत होगी, खुद हमसे कह देगी, इसका कोट ही देख लो, हमारे कोट से क्या कम है। यानी वह कहती है, जो मिसेस अग्रवाला है वह कहती है कि कोई ज़रूरत है तो मुझसे कहे, या मालिक से क्या बात करने की आवश्यकता, इसका कोट ही देख लो, क्या हमसे क्या कम है क्या, ऐसा वह उनके पति से कह रही है। तारा के कोट की भी कहानी थी। तारा ने नवंबर में अपने लिए ऊन लेकर कोटी बुन ली थी। यानी तारा ने, सर्दी के दिन प्रारंभ हो रहे थे नवंबर में, तभी वह बुन लेकर हाथ से कोट बिना था। कोटी की बुनाई और डिज़ाइन देखकर मालकिन ने सराहना में कहा, हाय तुम तो बहुत अच्छा बिनना जानती हो। यानी वह कोट देखकर जो तारा ने खुद के लिए खुद के हाथों से बुना था, वह देखकर वो मालकिन कह रही है, तुम तो बहुत अच्छी बुनाई काम भी करती हो, हमारे लिए भी बुनवा दो, अपनी पसंद की ऊन ले आना। यानी वह तारा से कह रही है कि हमारे लिए भी एक स्वेटर बुनकर बनवा दो, तुम्हें जो पसंद है वह रंग की उस प्रकार की बुन लेकर आना। तारा अखबार पढ़ते समय या बच्चों को पढ़ाते समय भी कुछ न कुछ बुनती रहती। यानी तारा बच्चों को अखबार पढ़ते समय या बच्चों को पढ़ाते समय कुछ न कुछ वह बुनाई का जो काम है वह करती रहती थी। नरोत्तम कह देता, सबके लिए बुनती है,
हमने ही क्या कसूर किया है। फिर नरोत्तम जो है वह बोलता है कि सबके लिए तुम स्वेटर बुन रही हो या कोई ना कोई चीज़ बुनकर बना रही हो, तो मैंने क्या कसूर किया है, मैं कौन सा गुनहगार हूँ, मेरे लिए भी एक स्वेटर बुनना चाहिए। आप भी ऊन ला दीजिए, ऐसा स्वेटर बुन दूंगी, याद करे बुनाई क्या मिलेगी। यानी फिर तारा भी कहती है कि आप भी बुन ला कर दीजिए, मैं बुन कर दे दूंगी। हाँ, पहले तय हो जाना ठीक है, तभी ऊन लाए जो तबीयत में आए। यानी वहाँ तारा कह रही है कि पहले आपके शरीर में या आपके अंग में कितने माप का लगेगा स्वेटर, वहाँ बताइए, तभी हम बुनेंगे, ऐसा वह कहते हैं। रहने दीजिए, मैं यूं ही बुन दूंगी, ऊन भी ले आऊंगी। फिर तारा कहती कि नहीं नहीं, मैं खुद बुन भी ले आऊंगी और यूं ही बुन लूंगी। तारा ने नरोत्तम के लिए मोटे सलेटी रंग के ऊन में लाल ऊन से बेल डाक कर स्वेटर बुना तो मालकिन देखती ही रह गई। फिर तारा ने नरोत्तम के लिए एक अच्छे वाले रंग का लाल ऊन से बेल डाक की स्वेटर माल बनाई और फिर नरोत्तम ने पहनी तो मालकिन तो वह देखती ही रह गई। उनकी इच्छा थी कुलभूषी के लिए भी वैसा ही एक स्वेटर हो जाए। यानी उनकी इच्छा थी उसकी माँ की कि और एक भूषी के लिए भी एक स्वेटर इस प्रकार हो जाए। तारा को बुनने की अपनी रफ्तार कम कर देनी पड़ी। यानी वह तारा बुन रही थी, वह लोग बता रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जो बुनने की जो रफ्तार थी वह कम कर दी। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मिसेज अग्रवाला ने 15 दिसंबर के दिन तारा को 15 रुपये दिए थे। तुम्हें कोई शाल वाल खरीदनी हो या कुछ और कपड़ा चाहिए तो ले लेना। यानी दिसंबर माह में कड़ाके की सर्दी थी, तब मिसेज अग्रवाला ने 15 रुपये 75 रुपये तारा को दिया और कहा कि सर्दी बढ़ रही है, तुम्हें कुछ कपड़ा या शॉल कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हो, ऐसा कहा था। तारा ने एक कत्थई शाल 20 रुपये में खरीद लिया था। यानी तारा ने जो एक कत्थई बोल की शाल होती है वह शाल खरीदी थी। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के समय सोए बुनी कोटी और शाल ही उसका सहारा था। यानी उस सर्दी के मौसम में सिर्फ एक जो बुना हुआ स्वेटर और वो शाल, उसी सहारे वह ठंड का सामना कर रही थी। वर्षा के बाद तीखी हवा चलते समय बच्चों को लेकर बाहर जाना होता या गर्म कोट पहने डोली उसे साथ खींच ले जाती तो तारा अपने शाल में सिकुड़ती ऐंठते चलती जाती। यानी वहाँ कहीं बाहर जाना पड़ता या बच्चों को जाना पड़ता या डॉली के साथ कहीं जाना पड़ता तो वह शॉल में ही खुद को सिमटे सर्दी का सामना करने लगती थी। एक संध्या अग्रवाला साहब और नरोत्तम बरामदे में खड़े थे। तो एक संध्या के समय, शाम के समय बरामदे में नरोत्तम और जो अग्रवाला साहब है वहाँ खड़े थे। दोनों के ही शरीर पर ओवरकोट थे। यानी दोनों के ही शरीर पर ठंड का सामना करने के लिए जो ओवरकोट होते हैं वह पहने थे। मिसेज अग्रवाला तारा को लेकर बाहर जाने के लिए निकली। यानी मिसेज अग्रवाला जो है वह तारा को साथ लेकर बाहर जा रही थी। मिसेज अग्रवाल भी कोट पहनी थी। यानी वह अग्रवाल मैडम थी, उन्होंने भी कोट पहना हुआ था। तारा के शरीर पर केवल शाल था। मिस तारा, आपने कोट क्यों नहीं पहना? आज बहुत सर्दी है, नरोत्तम ने टोक दिया और फिर बोल उठा, मम्मी क्या इनके पास कोट नहीं है? बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो वह जा रही है और वह तारा के पास तो केवल एक सादा कोट और शॉल है। तो वहाँ जो अग्रवाला साहब है वह कहते हैं, आज आज ज़्यादा सर्दी है, तुम्हारे पास कोट नहीं है क्या? फिर नरोत्तम तुरंत कहता है उसकी माँ से कि मम्मी इसके पास क्या कोई कोट नहीं है क्या? ऐसा वह कहता है। तारा को अच्छा नहीं लगा, उसने मुंह फेर कर गर्दन झुका ली। यह सुनकर तारा को अच्छा नहीं लगा और उसने गर्दन झुका ली। हाँ ज़रूर, अग्रवाला साहब ने समर्थन दिया, इसे कोट क्यों नहीं ले देती? फिर अग्रवाला जो साहब है वह कहते हैं कि इसको भी एक कोट लेकर दीजिए, तो फिर खरीद दो। मिसेज अग्रवाला ने झल्लाहट दबाकर कह दिया। उनका उत्तर नरोत्तम की ओर था। फिर वह नरोत्तम की ओर देखकर कहती है, वह अग्रवाला की कहती है कि उसको भी खरीद देंगे। नरोत्तम सौतेली माँ की चुनौती से मन ही मन छटपटा उठा। दूसरे दिन तारा ने बच्चों को स्कूल के लिए रवाना कर बरामदे में लौटकर हाथ में अखबार लिया ही था कि नरोत्तम
आ पहुंचा। दूसरे दिन वह बच्चों को स्कूल भेजकर अखबार पढ़ने के लिए बैठी थी तारा, तभी नरोत्तम आ गया। कोट लाने के लिए कितने बजे चले चलेगी, यानी वह कोट खरीदने के लिए कितने बजे चलेगी ऐसा पूछ रहा है। मुझे कोट नहीं चाहिए, मुझे इतनी अधिक सर्दी नहीं लगती, मैं नहीं लूँगी। फिर तारा कह रही कि मुझे कोट नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, ऐसा वह कह रही है। डैडी ने कहा है आप उनकी बात नहीं मानेगी। फिर नरोत्तम कहता है कि डैडी ने कहा, यानी पिता ने कहा है आप उनकी बात नहीं मानेगी, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत भी नहीं है, इतना भी एहसान क्या कम है। यानी वह कहती है तारा कि मुझे कोट पहनने की आदत नहीं है, मैं सर्दी सहन लूँगी, या मुझे सर्दी में रहने की आदत है, ऐसा वह कहती है। और इतना भी एहसान कि जो भी है वह क्या कम है क्या, ऐसा वह कह रही है। एहसान किस बात का, नरोत्तम ने विरोध किया। मिस एडवर्ग 100 रुपया ले रही थी, सर्दी में सबको कोट की ज़रूरत होती है, कोट आज लेना होगा। यानी जो इसके पहले की जो मिस थी पढ़ाने वाले बच्चों को आई थी टीचर, वह उसने 100 रुपये लिए थे कोट खरीदने के लिए, और तुमने तो कुछ भी नहीं खरीदा, ऐसा वह कहता है। और वह कहता है कि आज कुछ भी हो कोट खरीदना होगा। और वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही लौट पड़ा। फिर वह तारा कुछ कहे यह सुने बिना ही वह चला गया। मुझे नहीं चाहिए, तारा ने उसे सुना दिया। तारा ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। 10:30 बजे मालकिन तारा को समीप बैठाकर अंग्रेजी में एक पत्र लिखा रही थी। वह तारा को कुछ पत्र लिखवाने के लिए कह रही थी साथ बैठकर। नरोत्तम बाहर जाने के लिए तैयार आकर बोला, कल डैडी ने उन्हें कोट ले देने के लिए कहा था। तो फिर आया नरोत्तम उसके पास और कह रहा है उसके माँ से कि कल डैडी ने कहा था कि इसको, कल पिता ने कहा था कि एक कोट खरीदना है इसके लिए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, अभी ले देता हूँ। फिर नरोत्तम कहता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, कनाड प्लेस की तरफ, तो मैं एक कोट खरीद लेता हूँ। बहन जी मुझे सर्दी नहीं मालूम होती, मुझे कोट पहनने की आदत नहीं है। फिर तारा कहती है मालकिन को कि बहन जी मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे कोट पहनने की आदत नहीं है। तारा ने कातरता से मालकिन को उत्तर दिया। डैडी ने कल सर्दी में सिड़ुकते हुए देखा था, देखकर ही उन्होंने कहा है, नरोत्तम ने भी माँ को उत्तर दिया। फिर माँ को नरोत्तम भी बता रहा है कि कल पिता ने उसको जो वह सिड़ुक कर, यानी वह सर्दी में जिस प्रकार सिंडुल कर चल रही थी वह देखा था, इसीलिए उसके पिता ने कहा था कि इसके लिए कोट खरीदना है। मैं क्या मना कर रही हूँ, मिसेज अग्रवाला ने कहा, कह रहे हैं तो चली क्यों नहीं जाती। तो वह कहती है मिसेज अग्रवाला बच्चे की बात सुनकर, मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, यानी मैं कब इनकार कर रही हूँ, यदि बच्चे खरीदना चाहते हैं तो जाती क्यों नहीं, ऐसा वह कहती है। बहन जी मैं, तो वह तारा कहती कि बहन जी मैं, यानी कि अच्छे से कहती है, यह सब फिजूल के नखरे हमें अच्छे नहीं लगते। मालकिन झुंझला उठी, खाबू खा हमें बीच में डालने का क्या मतलब। फिर वह मालकिन कहती है कि ऐसे फिजूल के जो भी नखरे हैं, उनको लग रहा है कि तारा नखरे कर रही है, और वो कहती है कि झिंझुल कर, यानी एक जोर से कहती है कि ऐसे नखरे मुझे पसंद नहीं है, खामखा तुम मुझे आपके बातों के बीच में मुझे घसीट रहे हो, ऐसा वह मालकिन कहती है। तारा गर्दन लटकाए नरोत्तम के साथ चली गई। फिर तारा गर्दन झुकाकर नरोत्तम के साथ चली गई। नरोत्तम गाड़ी स्वयं चला रहा था। तारा की आंखें सुरकती, वह क्रोध में दांतों से ओंठ दबाए थी। फिर वह नरोत्तम गाड़ी चला रहा था और तारा बैठकर जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, आंखें लाल थी और होठों से दांतों से ओंठ दबाए थी। चुप क्यों हो, नरोत्तम ने पूछ लिया। फिर नरोत्तम ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो। तारा फूट पड़ी, मैं अभागी हूँ, आप लोगों की नौकर हूँ, इसलिए आप लोग जैसे चाहे मेरा अपमान कर सकते हैं। यानी वहाँ कह रही है तारा कि नरोत्तम से कि मैं अभागी हूँ, यानी आप जैसी नौकर, यानी आप जैसे लोगों की यहाँ मैं नौकर हूँ, इसलिए आप जिस प्रकार चाहे उस प्रकार आप मेरा अपमान कर सकते हो, ऐसा वह कहती है। यह वाक्य भी परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। मैं अभागी हूँ, आप लोगों की नौकर हूँ, इसलिए आप लोग जैसे चाहे मेरा अपमान कर सकते हैं, यह वाक्य भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नरोत्तम
चुप रह गया। उसे आशा नहीं थी कि तारा उस बात पर इतनी नाराज़ हो जाएगी। यानी वह नरोत्तम ने जिद की थी कि स्वेटर खरीदने के लिए, कोट खरीदने के लिए। फिर नरोत्तम चुप रहा और उसने सोचा भी नहीं था कि तारा इस प्रकार कहेगी, आप मैं तो आपकी नौकर हूँ, आप जिस प्रकार चाहे उस प्रकार मेरा अपमान कर सकते हो। ऐसा उसने सोचा भी नहीं था और तारा ने कह दिया। कुछ देर ठहर कर अंग्रेजी में बोला, मुझे खेद है, मेरी नासमझी में आपको इतना दुख हुआ। फिर नरोत्तम तारा से कहता है कि मुझे खेद है, यानी जो भी मैंने गलती की है उस पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ, ऐसा वह कहता है। विश्वास रखिए, मुझे डॉली के सम्मान के लिए जितना ख्याल होना चाहिए उससे ज़रा भी कम आपके प्रति नहीं है। यानी वह नरोत्तम कहता है कि डॉली यानी उसकी बहन है, वह कहता है कि डॉली के प्रति यानी मेरे बहन के प्रति जितना मेरे मन में आदर सम्मान है, ख्याल है, उससे कम भी आपके लिए भी नहीं है। यानी एक बहन की तरह वह आदर कर रहा है, ऐसा उसको बता रहा है। मेरी मूर्खता पर आप बेशक नाराज हो सकती है, मेरे इरादे पर नहीं। अरे नरोत्तम कहता है तारा से कि आप बेशक मैंने जो मूर्खता की इस पर नाराज़ हो सकते, लेकिन मेरे इरादे पर नहीं। अभी नरोत्तम ने इरादा क्या किया था कि वह कि सर्दी से बचने के लिए दिया था। तारा के लिए कोट आ गया। तारा ने मालकिन के प्रति आदर प्रकट करने के लिए कोट पहने उन्हें ही दिखा दिया था। यानी तारा ने कोट खरीदा था और आने के बाद मालकिन का आदर करने के लिए कोट पहनकर मालकिन को दिखाया। नरोत्तम ने कीमत का कार्ड कोट पर से नोच दिया था, फिर भी मालकिन धोखे में नहीं आ सकी। मन का क्षोभ वश कर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा है, कपड़ा कीमती है, बहुत बढ़िया डिजाइन है। रत्नारा ऐसा कहा पहन कर क्लब में आई थी। तारा चली गई तो शिवनी के सामने कह बिना न रह सकी, बाप बेटा दोनों निछावर हो रहे हैं। बात तारा तक पहुंची गई। यानी तारा ने जब स्वेटर पहनकर दिखाया और वह देखकर मालकिन ने अंदाज़ा लगाया कि यह कोट महंगा है, और फिर वह गई और वह जाने के बाद जो शिवनी नौकरानी है उसको कह दिया कि जो बाप बेटे हैं नरोत्तम और उसके पिता, वह दोनों इस पर न्यौछावर हो रहे हैं, यानी उसका देखभाल कर रहे हैं। यह बात कह रही थी शिवनी से, तो यह बात तारा को सुनाई दी। तारा सर्दी के समय कोट पहनना भूल जाती तो मालकिन इस तरह टोकती मानो उनके उपहार का निरादर किया जा रहा हो। यानी कभी तारा कोट पहनना भूल जाती तो वह मालकिन टोक देती मानो उसने जो उपहार दिया है उसका निरादर कर रही है, इसका आदर नहीं कर रही है। उस प्रकार तारा मालकिन के मन का संदेश भांपने लगी थी। यह भी सुन लिया था कि ऐसा संदेह उन्हें पहली गवर्नेंस पर भी हुआ था। यानी तारा जो मालकिन के जो संदेह था, मालकिन के मन में जो भ्रम था, उस पर वह भांपने लगी थी। और वह पहली जो गवर्नेंस थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए आए वाली पहली जो मैम थी, इस पर भी उस प्रकार उसने संशय लिया था। मिस हर्डवर अपनी बात मालकिन से न कर मालिक से ही कहती थी। यानी वह पहली जो हर्डवर मिस थी, वह अपनी जो कुछ भी बात है वह मालकिन से न कहकर मालिक से कहती थी, इसलिए वह संशयित दृष्टि से देखने लगी थी मालकिन। उनसे काफ़ी हंस बोल भी लेती थी। मालकिन तारा पर बहुत सत्कर्त दृष्टि रखती थी, परंतु तारा का कोई दांव भाप नहीं पाई थी। फिर भी उन्होंने कह दिया जो मिलता है ऐसी ही आती है लावारिस औरतों का क्या, उन्हें तो ऐसा मौका भगवान दे। यानी वह दृष्टि लगाई हुई थी, तारा को देखभाल कर रही थी, फिर भी तारा उस प्रकार की कुछ नहीं हरकत ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उस प्रकार का उसका स्वभाव भी नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा कहा था, जो भी गवर्नेंस आती है ऐसी ही आती है लावारिस औरतों का क्या, उन्हें क्या मौका ही चाहिए, ऐसा वह मौके का फ़ायदा उठाना ही उसको आता है, ऐसा उन्होंने कहा था उनकी मालकिन ने। नरोत्तम तारा से बात करने का अवसर निकालने बिना मानता नहीं था। यानी कोई ना कोई वह बहाने से बात करने का बहाना नरोत्तम ढूंढता था तारा से। तारा को नरोत्तम की कोई बात या व्यवहार खटका नहीं, परंतु फिर भी अपनी स्थिति के विचार को कही
देना पड़ा। यानी उसकी नरोत्तम जो भी बात करता था, व्यवहार करता था, को सब कुछ एक आसान सहज करता था। यानी एक अच्छा व्यवहार करता था, कोई बात खटकी नहीं थी, कोई उसकी बात कड़वी नहीं लगी थी। आप मुझे डॉली की बड़ी बहन ही समझते हैं, लेकिन जानते हैं क्या क्या कहाँ जा रहा क्या क्या कहाँ जा रहा। यानी वह तारा कह रही है नरोत्तम से कि आप तो मुझे डॉली की बड़ी बहन, यानी आपकी भी डॉली जो है वह नरोत्तम की बहन है। और वह उसने भी कहा था कि मैं डॉली का जितना ख्याल रखता हूँ उससे कम आपका ही नहीं रखता, तो मैं डॉली की बहन हुई और आपकी भी बहन हूँ, ऐसा कहा तारा ने। और आप कहा क्या कहाँ जा रहा है आप जानते ही हो, ऐसा वह नरोत्तम से कह रही तारा। तारा ने व्यंजना और ध्वनि से कही गई बातें नरोत्तम को साफ साफ बता दी। यानी जो भी मालकिन ने भ्रमित बातें की थी वह बातें नरोत्तम को साफ साफ बता दी। उसे विश्वास हो गया था नरोत्तम सचमुच सचमुच सज्जन है, वह अन्यथा नहीं समझेगा। यानी तारा तारा ने समझा था कि नरोत्तम अच्छा है, वह सज्जन है, यानी एक पढ़ा लिखा है, सज्जन है, अच्छा है, ऐसा वह समझेगा ज़रूर। ऐसी बात तो वे हर हालत में कहेगी। उन्होंने कब और किसके लिए नहीं कहा, वे और कुछ सोच ही नहीं सकती। उन्होंने अपनी छोटो बहन तक पर विश्वास नहीं किया। सुमित्रा मौसी पहले यहाँ ही रहती थी। इसी संदेह और चीड़ में उसे हर्डिंग के बोर्डिंग में भेज दिया है जो। यानी फिर नरोत्तम कह रहा है कि यह तुम्हारे साथ ही नहीं, इसके पहले जो यहाँ पर गवर्नेंस आई थी उनके बारे में भी ऐसी ही बातें हो चुकी। इतना ही नहीं, खुद की जो बहन थी, यानी खुद की जो उस मालकिन थी उसकी जो बहन थी सुमित्रा मौसी, उन्होंने भी इस पर संदेह लिया था। तब उस मौसी को, यानी खुद की बहन को, उस मालकिन के तो हर्डविंग बोर्डिंग में भेज दिया गया था। हो सकता है उसे भी उसमें कुछ तथ्य भी हो। आप परवाह न कीजिए, अपने ऊपर विश्वास है तो क्या डर। नरोत्तम ने अपना व्यवहार न बदला। फिर नरोत्तम कह रहा है कि तुम्हें खुद पर यदि विश्वास है तो कोई डर नहीं है, ऐसा कहता है। और नरोत्तम जो पहले से बातें करता था उसी प्रकार बातें करने लगा, व्यवहार करने लगा। तारा मनी मन घुटने लगी। तीन तीन ही मास बीते हैं, यहाँ भी आपत्ति आती दिखाई देती है। यानी तारा सोचने लगी कि मुझे यहाँ आकर 3 ही माह हुए हैं और यहाँ पर भी आपत्ति प्रकट होने की संभावना दिख रही है, ऐसा वहाँ सोच रही है। मेरे लिए कई शरण नहीं, औरत जो हूँ बनती ठीक कहती थी, औरत होना ही अपराध है। यह भी वाक्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। जैसे कि वह कहती कि मेरे लिए कहीं शरण नहीं, औरत जो हूँ बनती ठीक ही कहती थी, औरत होना ही अपराध है। यानी वह कहती है कि मर्द होता तो, पुरुष होता तो कहीं पर जाकर रह सकता था, लेकिन मैं तो स्त्री हूँ, कहीं नहीं जा सकती हूँ, मेरे लिए कहीं स्थान नहीं, जंग नहीं। और बंती ने भी कहा था कि यह औरत होना, स्त्री होना अपराध है, ऐसा उसने कहा था। किसी स्कूल में इससे आधी तनख्वाह भी मिल जाए। यानी वहाँ तारा कह रही है कि इससे आधे पर ही स्कूल में यदि तनख्वाह मिल जाती है तो मैं वहाँ जाकर रह लूँगी या वहाँ जॉब करूँगी। ड्राइंग रूम में गांधी जी के उपवास की स्थिति पर विचार हो रहा था। अतिथि जनवरी की कोहरा भरी वायु से सिंडूकते हुए आते, परंतु उनके चेहरों और स्वरों में उत्तेजना की गर्मी थी। यानी वहाँ गांधी जी ने जो अनशन किया था, उपोषण किया था, उपवास था, उस पर चर्चा हो रही थी। और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा कोहरा और ज़्यादा ठंड थी, तो हवेली पर ज़्यादा लोग आते जाते, लेकिन वह ठंड के कारण सिकुड़ते हुए आते थे। लेकिन बातों में गर्मी थी, बातों में उत्सुकता थी, उत्तेजना से बात करते थे। आगरवाला साहब से हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने को कहा जा रहा था। साहब दफ्तर नहीं गए थे, बारंबार चाय की मांग हो रही थी। यानी अन्य जो लोग हैं वह लोग जो आकर अग्रवाला साहब से चर्चा कर रहे थे कि हिंदू की रक्षा के लिए कुछ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ऐसा वहाँ चर्चा हो रही थी। और उस दिन जो वह साहब थे अग्रवाल, वह ऑफिस नहीं गए थे, इसलिए घर पर ही थे और वह बार बार चाय मांग रहे थे। मालकिन इतनी उत्तेजनापूर्ण और महत्वपूर्ण बातचीत से उठकर कैसे आ सकती थी। यानी मालकिन भी किसी अच्छे से काम में उसके ही साथ लगी हुई थी और वह भी उठकर कैसे आ सकती थी। वे ड्राइंग रूम में झाँक कर कह देती, तारा 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 ज़रा 2 चाय भिजवा देना, तारा ज़रा
यानी वह कहती थी वहाँ से ही झुककर कि तारा 2 चाय भिजवा देना। ऐसे ही कहती जा रही थी और तारा चाय देती। तारा ने ड्राइंग रूम के साथ के कमरे में बिजली की कटेली लगा ली थी। यानी तारा ने ड्राइंग रूम जो था उसके बाजू के रूम में ही जो बिजली की केटली यानी चाय बनाने का जो बर्तन था वह बिजली पर था, वह लगा दिया था। वहीं से चाय और दूसरी चीज़ें कभी जुगुल के हाथ, कभी ड्राइवर नंदलाल के हाथ भिजवाती जा रही थी। बीच बीच में उत्तेजनापूर्ण शब्द सुनाई दे जाते थे हिंदुओं को मरवा डालने के लिए। यानी वह नरोत्तम के पास या ड्राइवर के पास, नंदलाल के पास भी चाय भिजवा देती और कभी कभी बीच बीच में शब्द सुनाई देते बाहर से कि हिंदुओं को मरवा डालने के लिए मुल्ले जा जाकर कान भरते हैं। यानी वहाँ कोई लोग कह रहे हैं कि गांधी जी का जो मुल्ले है यानी जो मुसलमान लोग हैं जो अन्य पर उन पर अत्याचार हुआ है, वह जो मुल्ले हैं मुसलमानी लोग हैं वह आकर गांधी जी से कह रहे हैं कि हम पर अन्याय अत्याचार हुआ है, इसलिए गांधी जी ने अनशन रखा है, उपोषण रखा है। सरदार पटेल कैसे मान सकते हैं? कभी नहीं मान सकते। यानी वह कहते हैं कि सरदार पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यह जो है कभी नहीं मानेंगे, वह गांधी जी की बात नहीं मानेंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। तारा ने मालकिन की आवाज़ पहचानी। नंदलाल तारा से कहो चाय और भिजवाए। फिर वह तारा नंदलाल के जरिए मालकिन नंदलाल के जरिए कह रही है कि तारा को कहे कि चाय और दे। हाँ जी, ये तो बड़ा जुल्म है। गांधी मर जाए हमें क्या, इंसाफ के खिलाफ करेंगे तो कैबिनेट फैसला कर चुकी है, इनके लिए कैबिनेट फैसला बदला देगी गवर्नमेंट की प्रैक्टिस। यानी वह कोई कह रहे हैं कि गांधी जी जो अनशन रखे हुए मरे तो मरने दो, कैबिनेट यानी जो भी मंत्रिमंडल है वह कैसा फैसला बदलेगी, उसने तो फैसला किया है। कल ही की तो खबर है कि पाकिस्तानियों ने गुजरात स्टेशन पर 2000 आदमियों की पूरी गाड़ी काट डाली है, यह उन्हें 55 करोड़ दिलाएगा। यानी वह कल यानी जो दंगा फसाद हो रहे गुजरात से जाने वाली जो रेलगाड़ी थी उस पर वह गाड़ी लोगों से भरी हुई थी और उस गाड़ी पर हमला किया था और यह जो गांधी जी है उनको 55 करोड़ रुपए देने की मांग कर रहे हैं। मुखर्जी अभी नहीं मानेंगे। आप मुखर्जी बाबू के पास चलिए, गांधी हमारे गिराए हुए मंदिर बनवा देगा। यानी वहाँ साहब से कह रहे हैं, अग्रवाल साहब से कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर कि आप हमारे साथ, हम मुखर्जी साहब को समझाएंगे, उनको बताएंगे गांधी जी जो है वह हमने जो मस्जिद गिराए हैं, मंदिर गिराए हैं, वह बनवा देगा। रिफ्यूजियों का डिमांस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए, हम पूरी दिल्ली को हिला देंगे, चोर कांग्रेस ये क्या कर लेंगे। यानी वह बाकी के लोग हैं वह कहते हैं कि हम पूरे दिल्ली को हिला देंगे, पूरे दिल्ली का जो वातावरण है वह बदल देंगे, ऐसा करेंगे। और जो भी कांग्रेसी नेता है 4 ही है तो वह क्या हमारा बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा वह कर सकते हैं। राय साहब आप ज़रूर चलिए। दिन भर यही होता रहा। बहुत उत्तेजना थी। तारा को भी लग रहा था गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता के लिए अपने उपवास से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया है। यानी तारा को भी लग रहा था कि गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता करने के लिए यह अनशन रखकर या उपोषण रखकर जो हिंदू लोग थे उस पर आक्रमण किया था। यानी यह एक शांतता के जरिए यह चलने वाले नेता थे गांधी जी, तो वह शांततामय जरिए अनशन रखकर हिंदुओं पर अन्याय कर रहे, आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा तारा को लग रहा था। गांधी जी हिंदू पराजय स्वीकार करके आत्महत्या कर ले। लोगों को नेहरू और आज़ाद पर भरोसा नहीं है, परंतु सरदार पटेल या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह यह नहीं होने देंगे। यानी लोगों पर तो गांधी जी पर यानी लोग जो है हिंदू लोग वहाँ पराजित यानी हार कर असफल होकर आत्महत्या कर रहे थे और उनको नेहरू पर या आज़ाद पर भरोसा नहीं था। यानी जो नेहरू था, आज़ाद थे, इन पर भरोसा नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतना ही नहीं वहाँ का जो सरदार था बलदेव सिंह, यह नहीं होने देंगे, क्योंकि इन पर लोगों का विश्वास था कि यह होने नहीं देंगे। गांधी जी यह क्या कर रहे हैं, क्या होगा।
यानी लोग ऐसे कह रहे हैं कि गांधी जी यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे होगा। ऐसा नरोत्तम भी ड्राइंग रूम में मौजूद था। दोपहर बाद सामना होने पर तारा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। यानी ड्राइंग रूम में वह नरोत्तम भी वहीं पर था। तो वह दोपहर के समय होने के बाद जिज्ञासा से तारा ने यानी उत्सुकता से तारा ने नरोत्तम की ओर देखा। बड़ी कठिन स्थिति है। गांधी जी का अनशन कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध है। यानी वह नरोत्तम कह रहा है कि बड़ी विकट स्थिति है और स्थिति जो भी है अच्छी नहीं। गांधी जी ने जो कैबिनेट है यानी जो मंत्रिमंडल है उसके विरुद्ध अनशन रखा है। यानी उस कैबिनेट का निर्णय यह था कि हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे ऐसा था। और गांधी जी का कहना था कि हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देंगे। यह ऐसे इसके लिए उन्होंने कैबिनेट के विरुद्ध अनशन रखा था। गांधी जी का अनशन निश्चय ही भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में है। यानी गांधी जी का जो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में यानी पाकिस्तान को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने यह अनशन रखा था। नरोत्तम के स्वर में चिंता थी। तारा ने भी कहा, गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने के लिए करना चाहिए था। असली घटना तो हो चुकी, यह तो केवल उस घटना की छाया है। यानी तारा कह रही है कि गांधी जी को अनशन ही करना था, तब वह जब विभाजन हो रहा था तब करना चाहिए था, लेकिन वह तो अभी हो चुका है, लेकिन अब वह क्यों कर रहे हैं, ऐसा वह सोच रही है। 14 जनवरी लगभग 11:30 बजे जुगुल ने तारा को संदेश दिया, आपको हाल कमरे में बुला रहे हैं, प्रसाद जी आए हैं। फिर 14 जनवरी के सुबह ही 11:30 बजे जुगुल जो नौकर है उसने तारा को कहा कि आपको हॉल में बुला रहे हैं, प्रसाद जी आए हैं। बहन जी कहाँ हैं, तारा ने पूछा। यानी तारा ने कहा कि बहन जी यानी मालकिन कहाँ है, वही कमरे में है। जुगुल ने ही कहा कि वही कमरे में है। तारा साड़ी का आंचल संभालती सहमती ड्राइंग रूम में चली गई। साहब थे, मिसेज अग्रवाला थी, नरोत्तम भी था। यानी वहाँ हॉल में जो आंचल संभालते हुए गई तो उस ड्राइंग रूम में साहब भी थे, अग्रवाला भी, मैम भी थी और नरोत्तम साहब भी था और उसके साथ भी प्रसाद जी भी थी। साहब ने भी प्रसाद जी का समर्थन किया, आओ आओ बैठो। फिर प्रसाद जी और साहब जो है अग्रवाल उन्होंने कहा कि आओ आओ बैठो। प्रसाद जी का चेहरा बहुत गंभीर था। वे तारा की ओर देखकर अपनी बात कहते रहे। यानी प्रसाद जी गंभीर चेहरा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह तारा की तरफ देखकर कहते रहे, सब मिनिस्टर बिड़ला भवन में गए हुए हैं। वहाँ लॉन में गांधी जी के पलंग के पास कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। आप लोगों को, नगर के प्रतिनिधियों को गांधी जी के पास जाकर विश्वास दिलाना चाहिए कि आप नगर में पूर्ण शांति स्थापित करने का उत्तरदायित्व ले रहे हैं। यानी वह कह रहे हैं कि सब जो मंत्रिमंडल है, जो भी यह है, हमें सब जो भी कैबिनेट के लोग हैं उन सभी को मिलकर बिड़ला भवन में जाकर वहाँ गांधी जी जो बैठे हुए अनशन बैठकर उनको जाकर समझाना चाहिए, बताना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि हम जो वहाँ के जो सभी कैबिनेट के जो लोग हैं वह हम शांति स्थापित करने के लिए आपके साथ है, ऐसा वह कहना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए, ऐसा प्रसाद जी कह रहे हैं। कल तो जुलूस निकला था कि गांधी जी को मर जाने दो, पाकिस्तान को रुपया नहीं देंगे। कल जो कुछ लोग थे वह तो रास्ते पर उतर कर आए थे, लैरी लेकर आए थे और समूह में आए थे और कह रहे थे कि गांधी जी को मर जाने दो, अनशन रखा है तो मर जाने दो, लेकिन पाकिस्तान को रुपया नहीं देंगे। जो भी वहाँ सामूहिक निधि आई है बाहर देश से उससे जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने वह हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, गांधी जी को मर जाने दो, ऐसा वे कह रहे थे। और जाने क्या क्या मिसेज अग्रवाला ने चिंता से कहा। न जाने ऐसा ही कह रहे थे और इसके आगे भी न जाने और क्या क्या अनाप शनाप कर रहे थे। मिसेज अग्रवाला ने चिंता प्रकट की, चिंता से कहा, उन सब दंगियों का इंतजाम सरदार ने कह दिया है, दफ़ा 144 लगी है, सरकार यह सब
बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी वह कह रहे कि सरदार जो है उन्होंने इसका इंतज़ाम, जो जुलूस निकाल रहे उसका भी इंतज़ाम लगा कर दिया है। यानी उन्होंने जो कलम 144 के अनुसार जो भी ऐसे समूह में आते हैं या विरोध करता है तो उस पर केस की जाती है, वह लगवा दी थी। सरकार यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब जगह मिलिट्री का पहरा हो गया है। यानी वह कहते हैं कि लोग कुछ भी नहीं कर सकते सड़क पर आकर गाली कर कि हर जगह पर जो सरकार ने मिलिट्री पहरा यानी जो भी पहरेदारी सैनिक होते वहाँ खड़े किए हैं। पंडित जी और सरदार ने कहा है कि नगरों के प्रतिनिधियों को चाहिए कि गांधी जी को पूर्ण सद्भावना और शांति का आश्वासन दे दे। यानी वहाँ पंडित जी और वह सरदार कह रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि है, जो भी नागरिक है, उनके प्रतिनिधि सब गांधी जी के पास जाकर कहे कि वह शांति से आश्वासन दे, यानी शांति रहने का आश्वासन दे। राय साहब, इस समय आपको आगे बढ़ना चाहिए, यह सब आपको ही करना है। यानी वह कह रहे प्रसाद जी की राय साहब, आपको ही आगे बढ़ना चाहिए, आप है तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा वह कह रहे हैं। हिंदुओं की ओर से आपका नाम ज़रूर होना चाहिए। तो वह कह रहे हैं कि हिंदुओं की ओर से आपका नाम ज़रूर होना चाहिए, आपको जाना चाहिए, ऐसा वह कह रहे हैं। मिनिस्टर अग्रवाला उंगलियां तोड़ते हुए चुपचाप सोच रहे थे। प्रसाद जी मिसेज अग्रवाला की ओर घूम गए। पंडित जी और पटेल साहब ने भी कहा है। यानी वह प्रसाद जी अग्रवाला की तरफ घूम कर कह रहे हैं कि आपको भी चलना होगा। जो पंडित नेहरू है और पटेल साहब है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन कैबिनेट का तो फैसला था, अग्रवाला साहब ने चिंता से पूछा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट का ही फैसला था कि हम 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो फिर गांधी जी के पास किस प्रकार जाए, यह अग्रवाल साहब का प्रश्न था। हम जो कह रहे हैं, पंडित जी और सरदार ने कहा। प्रसाद जी से टोक दिया, कैबिनेट का फैसला होता रहेगा। वह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रसाद जी कह रहे। तो वह सरदार और पंडित जी ने और पटेल जी ने तथा सरदार जी ने जो कहा मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा वह कह रहा है। और प्रसाद जी ने डांट कर कहा, टोक कर कहा कि कैबिनेट का जो भी फैसला है वो तो होता रहेगा। दफ़ा 144 और मिलिट्री का पहरा क्या गांधी जी उचित समझेंगे? यानी वह कहते हैं कि मिलिट्री का पहरा है और दफ़ा 144 यानी सड़क पर जो भी आए, जो भी उतरे, वह विरोध किया जाता है, बंद करके उसको कैदी बना दिया जाता है। तो वह गांधी जी इस प्रकार का जो उच्च समझ, यानी यह भी इस प्रकार की एक प्रकार की हिंसा है, ऐसा गांधी जी समझेंगे। यह तो गांधी जी के उपवास की भावना के विरुद्ध बातें हैं। टेंडर्स फोर्स शस्त्रों की शक्ति से शांति स्थापित करनी है तो अनशन का क्या मतलब? नरोत्तम ने टोक दिया। फिर नरोत्तम ने कहा कि बाहर तो शस्त्र लेकर सैनिक खड़े हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, फिर गांधी जी का जो अनशन है इसका क्या मतलब है? यानी सच में यदि बाहर सैनिक शस्त्रों को लेकर शस्त्र हाथ में लेकर शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और गांधी जी बिना शस्त्र के, यानी शांतमय तरीके से सहज स्वभाव से वह शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ऐसा वह टोक कर बता रहा है। यू टोक अंडरस्टैंड इट इज़ इंटरनेशनल क्राइस, गांधी जी इज इंडियाज सोल। यानी वह कहे कि गांधी जी तो है, वह इंडिया के लिए ज़रूरी है। तुम नहीं समझते, यह अंतर्राष्ट्रीय संकट है। गांधी जी भारत की आत्मा है। यानी वह कहे कि गांधी जी जो है वह भारत की आत्मा है, यानी गांधी जी भारत के पिता है, तो गांधी जी ही भारत के आत्मा है और वह अंतर्राष्ट्रीय संकट है, यानी पूरे राष्ट्र पर संकट है, ऐसा वह कह रहे हैं। प्रसाद जी कुछ उग्रता से बोले, एडमिनिस्ट्रेशन एक बात है, गांधी जी की बात दूसरी है। यानी वहाँ प्रसाद जी कह रहे हैं कि सरकार एक बात है, यानी शासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो सरकार है, शासन है, उसकी एक और बात है और गांधी जी यह दूसरी बात है, ऐसा वह कह रहे हैं। सब गांधी जी को थोड़े ही बन जा सकते हैं, पराजय उद्देश्य तो यही है। यानी सब गांधी जी को दुर्लक्ष्य तो नहीं कर सकते, ऐसा ही कर रहे। प्रसाद जी मिसेज अग्रवाला की ओर घूम गए। हाँ बहन जी, दयावंती जी बेगम, काजिम मिसेज
24 और आपको 5 बजे बिरला भवन में स्त्रियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर आना होगा। तारा बहन आप भी ज़रूर जाइएगा। यानी प्रसाद जी कह रहे हैं अग्रवाला मैम और वहाँ दमयंती, वहाँ जो भी वह स्त्रियाँ हैं बाकी की, उनको लेकर बिरला भवन जाना आना ज़रूर, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। और साथ में आते समय तारा को भी लेकर आइए, ऐसा वहाँ प्रसाद जी कह रहे हैं। यह क्या करेगी, यहाँ घर पर भी तो किसी को, यानी फिर वह अग्रवाला मैम है वह करेगी कि यह वहाँ आकर क्या करेगी, घर पर भी तो रह सकती है, घर पर भी तो बच्चों का वो बहुत सारा काम है। क्या कर रही है बहन जी, प्रसाद जी ने मिसेज अग्रवाला को टोक दिया। फिर टोकते हुए प्रसाद जी ने अग्रवाला से कहा कि तो घर पर ही क्या काम है, ऐसा उन्होंने कहा। गांधी जी के प्राणों का प्रश्न है, इंडिया की ब्रिटिश सम्मान का प्रश्न है, इनका जाना बहुत इम्प्रेसिव प्रभाव उस तक होगा, इनका तो विशेष महत्व है। फिर प्रसाद जी कह रहे हैं कि यह तो घर पर भी क्या करेगी, ऐसा वह करेगी और वह वहाँ जाना उचित है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का वहाँ गांधी जी के पास जाना ज़्यादा प्रभावदायक हो सकता है, ऐसा वह कह रहे हैं। रिफ्यूजी ही तो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, रिफ्यूजी स्त्रियां जितनी अधिक हो अच्छा होगा। यानी वह कह रहे कि रिफ्यूजी जितनी स्त्रियां हैं उतनी अधिक हो अच्छा होगा। ठीक है, ले जाओ, तुम चली आना। अग्रवाला साहब ने उंगलियां तोड़ते हुए तारा की ओर देखा, यानी तारा की ओर देखा और चली जाओ ऐसा कहा। इसके पास खद्दर की साड़ी, टेंट इज मेंट, सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं सभी तरह के लोग गांधी जी के पास पाएंगे। यानी वहाँ पर गांधी जी के पास सभी लोग नहीं, यानी वह सिर्फ कांग्रेस के ही लोग नहीं, सभी प्रकार के लोग वहाँ उनके पास जाएंगे। मिसेज अग्रवाला बड़ी गाड़ी में तारा और मिसेज जीवन सिंह को लेकर बिरला भवन के समीप पहुँच रही थी कि उसी ओर जाता हुआ एक छोटा सा जुलूस मिल गया। फिर वह मिसेज अग्रवाला और तारा और जीवन सिंह जो एक गाड़ी में जा रहे थे, तभी वह बिरला भवन के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक छोटा सा जुलूस दिखाई देता है। लोग बांसों पर बड़े बड़े इश्तहार फुटाए थे, यानी जो भी बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे, इश्तहारों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, यानी वह बैनर लगा हुआ था, घोषणाएं लिखी हुई थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खून का बदला खून से लेंगे, गांधी जी को मर जाने दो। यानी जो भी अन्याय अत्याचार मुसलमानों ने किया है हिंदुओं पर, हिंदू भी उन पर अन्याय अत्याचार करेंगे, खून ही करेंगे, ऐसा वह कह रहे हैं कि यानी खून किया है तो खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, गांधी जी को मर जाने दो, गांधी जी गद्दार है, हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। हाय यह क्या, मिसेज अग्रवाला घबरा गई। यानी यह सब कुछ देखकर मिसेज अग्रवाला घबरा गई। पंडित जी, नेहरू जी, दयंती बोल पड़ी। फिर वह दयावंती जो है वह बोल पड़ी कि पंडित जी, नेहरू जी। सामने से समांतर आती हुई दो मोटरसाइकिलों पर पुलिस ने सफर थे, वे सरका सहसा रुक गए। उनके पीछे आती झंडी लगी मोटर भी सहसा रुक गई, यानी जो मोटर है वह भी रुक गई और जो मोटरसाइकिल पर पुलिस थे वह भी रुक गए। मोटर के पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर दो पुलिस अफसर मोटर के दोनों ओर हो गए। यानी जो पुलिस थे, जो मोटर खड़ी थी, मोटरसाइकिल पर जो थे दोनों तरफ दो पुलिस खड़े हो गए। पुलिस के इशारे पर मिसेज अग्रवाला की मोटर सड़क के बाईं ओर रुक गई। यानी पुलिस ने इशारा किया तो जो गाड़ी थी अग्रवाला की वह सड़क के किनारे रोक दी। जुलूस के लोग बहुत जोर से चिल्ला उठे, गांधी जी मुर्दाबाद, गांधी जी को मर जाने दो, गांधी जी गद्दार है। यानी जो जुलूस के लोग थे वह लोग जोर से चिल्ला उठे कि गांधी जी मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाकर वहाँ चिल्ला उठे। मोटर से पंडित नेहरू उतर पड़े। पंडित जी नारे लगाती भीड़ की ओर और निधड़क बढ़ गए। यानी वह मोटर से पंडित जी नीचे उतरे और निडर होकर जुलूस के पास चले गए। कई पुलिस अफसर रक्षा के लिए उनके पीछे दाएं बाएं हो गए, यानी वह उनकी रक्षा के लिए नेहरू के दाएं बाएं तरफ चले गए। पंडित जी ने भीड़ को धमकाकर पूछा, कौन कहता है गांधी जी को मर जाने दो। यानी पंडित जी ने धमका कर, यानी जोर से कहा निडर होकर जुलूस से कि कौन कहता है कि गांधी जी को मर जाने दो। भीड़ ने फिर नारा लगाया, गांधी जी गद्दार है, गांधी जी को मर जाने दो। पंडित नेहरू ने कहा और फिर भीड़ ने नारा लगाया कि गांधी जी गद्दार है, गांधी जी को मर जाने दो। पंडित जी पुलिस से घिरे हुए भीड़ की ओर
2 कदम बढ़ गए। यानी पंडित जी को सुरक्षा के लिए पुलिस ने घेर लिया था, फिर भी वहाँ जुलूस की ओर 2 कदम कुछ आगे बढ़े। जो गांधी जी को मारना चाहता है, पहले मुझे मारे, जिसमें हिम्मत है आगे आओ। फिर वह पंडित जी कह रहे हैं कि जो गांधी जी को मारना चाहता है, पहले वह मुझे मारे और फिर गांधी जी को, किसमें हिम्मत है तो आगे बढ़े, ऐसा वह कह रहे। भीड़ चुप हो गई। यानी यह कहने के बाद पंडित जी ने कहा और भीड़ चुप हो गई। पंडित जी ने फिर ललकारा, जिसमें हिम्मत हो आगे आए। फिर पंडित जी ने कहा, जिसको मारने की हिम्मत है वह आगे बढ़े। भीड़ स्तब्ध रह गई। यानी भीड़ स्तब्ध रह गई, शांत हो गई। पंडित जी ने भीड़ को फटकारा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो शख्स आपके लिए कुर्बान हो रहा है, आपके लिए जान दे रहा है, उसके उसके लिए आप लोग इस तरह बकते हैं। यानी पंडित जी ने कहा कि गांधी जी जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे, पूरे मुल्क के लिए कर रहे, पूरे देश में शांतता बनाए रखने के लिए, पूरे लोगों में, पूरे जाति धर्म में एकता भाईचारा बनाने के लिए कर रहे हैं। और आप उन नेता के बारे में, यानी गांधी जी को, इस प्रकार की बातें कह रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। ऐसा वहाँ कुछ भी बके जा रहे हो, ऐसा कह रहे हैं। गांधी जी इस देश की आत्मा है, इस मुल्क की रूह है। गांधी जी के मरने के साथ हम आप पूरा मुल्क मर जाएगा, दुनिया हमें क्या कहेगी। अरे नेहरू जी कह रहे कि गांधी जी जो है वह एक इंसान नहीं, यह पूरे देश की आत्मा है, इस पूरे मुल्क की आत्मा है। और वह कह रहे हैं कि वह यदि मर जाएंगे तो उनके साथ हम भी, हमारा पूरा देश भी मर जाएगा। ऐसा वे कह रहे हैं कि गांधी जी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गांधी जी का महत्व समझा रहे हैं वहाँ। भीड़ शांत रही। यानी यह सब कुछ सुनकर भीड़ ने शांतता अपनाई। पंडित जी ने अफसरों की ओर देखकर कहा, भीड़ क्यों है, रास्ता क्यों रोका। फिर अफसरों की ओर देखकर पंडित जी ने अफसरों की ओर देखकर कहा कि भीड़ क्यों है, रास्ता क्यों रोका है। पंडित जी गाड़ी में बैठ गए। इतना कहकर पंडित जी गाड़ी में बैठ गए। प्लीज डिस्प्लेयर्स, आप लोग रास्ता नहीं रोकिए, हुक्म सुनाई दिया दिया मोटरसाइकिलें गरज उठी। मोटरसाइकिलों से घिरी हुई पंडित जी की गाड़ी चल पड़ी। फिर वह गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। तारा, मिसेज अग्रवाला, मिसेज जीवन सिंह रोमांचित सांस रोके स्तब्ध देखती रह गई। फिर वह तारा अग्रवाला, जीवन सिंह है, वह रोमांचित होकर उनके पास, यानी पंडित नेहरू के तरफ देखती रह गई। 1 मिनट में सब कुछ हो गया, यानी यह कुछ क्षणों में ही हो गया। तारा ने आश्वासन का सांस लिया, गाड़ी को रास्ता मिल गया। कैसे बेशर्म है लोग, मिसेज अग्रवाला ने दुख से कहा। यानी रास्ता दिया, गाड़ी चली गई, सब कुछ कुछ क्षण में, कुछ मिनटों में हुआ। और वह कह रहे ही अग्रवाल मैम कि किस प्रकार के लोग हैं, बेशर्म कही के रास्तों पर जुलूस निकाले, ऐसे दुख प्रकट किया, व्यथा प्रकट की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।